वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का टॉपिक आईसीबीएन के रूल्स संबंधित डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, प्लांट क्लासिफिकेशन, हर्बेरियम टेक्निक्स, फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म और उससे संबंधित जितने भी क्लासिफिकेशन है जिसमें बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड प्रेंटल, जॉन हचिंसन, आर्मर, तख्ताजन और बाकी जो और छोटे बड़े क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आईसीबीएन के रूल्स हैं और इसके अलावा अपन ने कुछ टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को भी विस्तार से पढ़ा था और बाकी की जो फ्लावर टर्मिनोलॉजी है वो अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर टैक्सोनॉमिक जो फैमिलीज हैं आपके सिलेबस में टोटल 23 फैमिलीज हैं, उनके सेलिएंट फीचर्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसका अपन डिस्कस करेंगे। तो आज प्लांट नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आईसीबीएन के रूल्स संबंधी अपन डिस्कस करेंगे। इसके लेक्चर को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो आज है जिसमें अपन उसका इंट्रोडक्शन और टैक्सोनॉमिक नोमेनक्लेचर की हिस्ट्री का स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत उनके जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन को नोमेनक्लेचर जिसे अपन नामकरण कहते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है। नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ ए करेक्ट नेम टू अ प्लांट और टैक्सोनॉमिक ग्रुप। किसी भी पादप या वर्ग की समूह, टैक्सोनॉमिक ग्रुप कोई भी हो सकता है, टैक्सोन, उनको एक करेक्ट नेम देना वो प्लांट नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब ये पादप नामकरण का जो सिस्टम है, जो रूल्स है, जो सेट ऑफ रूल्स है प्रिंसिपल के रूप में, वो जिनके द्वारा किए जाते हैं जो कोडिंग, वो है आईसीबीएन। ये जो कोड है, इसकी संहिता जिसे कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है पादप नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता, इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता, ये आईसीबीएन की फुल फॉर्म है। और इसको गवर्न करने वाली जो बॉडी है, जो संस्था है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इसको गवर्निंग का कार्य करती है, वो आईएपीटी है। आईएपीटी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकी का अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये आईएपीटी जो है वो उसकी फुल फॉर्म है। तो करेंटली जो ऑल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की एक्टिविटी है विच इज गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, आईएपीटी। इसके बाद में इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आईसीबीएन के जो रूल्स हैं वो केवल वाइल्ड प्लांट के लिए लागू होते हैं। जो वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट में जो प्लांट स्पीसीज ग्रो कर रहे हैं उसके लिए लागू हो रहे हैं। और जूलॉजिकल नेम जो होते हैं उनका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का कोड अलग है, वायरसेस का अलग है, बैक्टीरिया का अलग है। परंतु जो प्लांट के अंदर जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं या जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं उनका नोमेनक्लेचर जो है वो आईसीबीएन नहीं कर रहा है। उसके लिए नेमिंग ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट इज गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। उसके लिए आईसीएनसीपी जो है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट का नोमेनक्लेचर कोड अलग है। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि नीड फॉर साइंटिफिक नेम या बॉटनिक नेम, बॉटनिकल नेम की नीड क्यों पड़ी, वानस्पतिक नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका कारण सबसे पहले अपन देखते हैं। तो अगर साइंटिफिक नेम नहीं है, यानी कि साइंटिफिक नेम के अलावा प्लांट को और किस नेम से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। अगर किसी प्लांट का बॉटनिकल नेम जैसे प्याज है तो उसे एलियम सिपा कहते हैं और पूरे वर्ल्ड में उसको एलियम सिपा के नाम से ही जाना जाता है। परंतु उसके जो वर्निकुलर जो नाम है, देशज नाम है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट लोकेलिटीज के अंदर वो अलग अलग होते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट के वर्निकुलर यानी देशज नाम है वो अवेलेबल हो। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये साइंटिफिक नेम की जरूरत पड़ी। साइंटिफिक नेम्स आर फॉर्मुलेटेड इन लैटिन
वैज्ञानिक नामकरण जो होता है उसका फॉर्मेशन है वो लैटिन लैंग्वेज में होता है, और ये लैटिन में ही क्यों होता है उसका भी अपन कारण देखेंगे। एंड आर प्रीफर्ड ओवर वर्नेक्युलर, और वर्नेक्युलर नेम से उसको प्रीफरेंस दी जाती है, बिकॉज वर्नेक्युलर नेम्स पोज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम आ रही है वो अपन उसमें देखेंगे। सबसे पहला है वर्नेक्युलर नेम्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन देयर यूजेज आर एप्लीकेबल इन फ्यू लैंग्वेजेस। वर्नेक्युलर नेम है वो उसका जो उपयोग है, वर्नेक्युलर नाम किसी का, जैसे ये अपन ने उदाहरण दिए हैं, देखिए ये रोजेस जो होते हैं, जो वास्तविक रोज होता है गुलाब, उसका जीनस क्या है, रोजा है, उसका जीनस रोजा है, यानी रोजा जीनस की जो प्रजाति है वो वास्तविक में रोजेस है। परंतु देखिए एक वुड रोज है, यहाँ भी रोज आ रहा है, एक प्रिम रोज है, ये भी रोज है, तो वर्नेक्युलर नेम में लिखने में ये सारे रोजेस लगते हैं, लेकिन वास्तविक रोजेस है वो केवल जीनस रोजा है। तो वुड रोज क्या है, आइकोनिया की स्पीसीज है, जो कि कॉन्वोल्यूलस फैमिली का है। रोजे जो होते हैं वो रोजेसी के मेंबर होते हैं, और प्रिमरोज जो है जैसे प्राइमुला, प्राइमुलेसी फैमिली का ये मेंबर है। तो यहाँ पे देखिए रोजेस यानी रोजा, वुड रोज और रोज, वुड रोज और प्रिमरोज, ये तीनों रोज है, लेकिन ये तीन अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसलिए ये देसिस नाम है वो वास्तव में रेस्ट्रिक्टेड उनके यूज के अकॉर्डिंग नहीं है, और एप्लीकेबल इन फ्यू लैंग्वेजेस, ये कुछ एक भाषा में ये एप्लीकेबल होते हैं, सभी लैंग्वेज में वर्नेक्युलर नेम है वो अवेलेबल नहीं होते, इसलिए ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी जो है वर्नेक्युलर नेम्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द नॉन स्पीसीज। जितने भी नॉन स्पीसीज है एंजियोस्पर्म की, जरूरी नहीं कि इन सभी का जो वर्नेक्युलर नेम है वो अवेलेबल हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके दिस नाम अवेलेबल नहीं है, इसलिए साइंटिफिक नेम की जरूरत पड़ी। थर्ड, कॉमन नेम यूजुअली डू नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग फैमिली और जेनरिक रिलेशनशिप। कोई भी कॉमन या वर्नेक्युलर नेम है उससे अपन को ये जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि उसकी फैमिली और उसका जो वंश है उनके मध्य इंटर रिलेशनशिप क्या है। तो ये अपने इस रोज से फैमिली और इंटर रिलेशनशिप से पता लगा कि रोज होने के बावजूद भी ये डिफरेंट फैमिली के हैं। अब देखिए ये एक अपन उदाहरण आगे और देखेंगे। देयर में एग्जिस्ट मेनी कॉमन नेम्स फॉर सेम स्पीसीज इन सेम लैंग्वेज इन डिफरेंट लोकेलिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एक ही प्रजाति के एक ही लैंग्वेज में एक ही प्रजाति है पादप की और एक ही लैंग्वेज है, लेकिन लोकेलिटीज ज्योग्राफिकल एरिया जैसे चेंज हो जाएगा उनके अलग अलग नाम होंगे। तो एक ही स्पीसीज के एक ही लैंग्वेज में अलग अलग है वो नाम लोकेलिटीज के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए भी ये मेजर प्रॉब्लम है। Often two or more unrelated species are known by the same common name। ये देखिए कभी कभार क्या होता है कि एक से अधिक पादप जो है जो एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे अपन ये कॉक्स कॉम्ब जो कहते हैं प्लांट अपने यहाँ होता है, जैसे अपन सिलोसिया अर्जेंटिया कहते हैं, जो वर्षा ऋतु में जो खेत होते हैं उसमें ये पाया जाता है, व्हाइट उसका कॉम्ब होता है कलिंगी, तो उसका बॉटनिकल नेम है सिलोसिया अर्जेंटिया। तो सिलोसिया अर्जेंटिया जो है ये का नेम एक सी वीड के रूप में भी फ्लोकेमियम ऑक्सीनियम जो एक सी समुद्री खरपतवार है उसके लिए भी ये लागू होता है, क्योंकि एल्गा है। तो इसलिए वर्नेक्युलर नेम जो है वो सही नहीं है, वो उससे ज़्यादा बेहतर साइंटिफिक नेम हो सकते हैं, इसलिए उनकी जरूरत पड़ेगी। अब अपन बात नेक्स्ट टॉपिक लेंगे व्हाई लैटिन। व्हाई लैटिन, लैटिन भाषा में साइंटिफिक नेम को क्यों लिखा जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है। पहले उसका लैटिन डायग्नोसिस करना अनिवार्य है और उसके बाद फिर अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये एक शब्द आता है लैटिन डायग्नोसिस। लैटिन डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी साइंटिफिक न्यू कोई भी स्पीसीज है या न्यू टैक्सोन है, उसका पब्लिकेशन से पहले उसको लैटिन भाषा में उसका अनुवाद करना अनिवार्य है। उनकी लैटिन भाषा की जो एक रिटन स्क्रिप्ट होती है वो अवेलेबल करानी पड़ती है, इसके बाद ही लैटिनाइज्ड होने के बाद लैटिन डायग्नोसिस के पश्चात ही उसे इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में उसको पब्लिश किया जाता है। तो साइंटिफिक नेम आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। अब लैटिन में क्यों होते हैं, व्हाई लैटिन, उसका कारण क्या है? क्योंकि लैटिन भाषा जो है उसकी जो ओरिजिन है यूरोपियन कंट्री की लैंग्वेज है, कंट्रीज की, तो वहाँ पे उसकी जो
ओरिजिन जो है उसके आधार पर उसको ट्रीट किया जाता है। और ये आपको एक डेट याद रखनी है, इट इज कॉमन मैंडेटरी टू हैव अ लैटिन डायग्नोसिस फॉर एनी न्यू टैक्सॉन पब्लिश्ड 1 जनवरी 1935 ऑनवर्ड्स। देखिए 1 जनवरी 1935 उसके बाद में 1 जनवरी 1935 के बाद में जो भी न्यू टैक्सॉन का पब्लिकेशन हुआ है उसका लैटिन डायग्नोसिस मैंडेटरी है। इससे पहले का लैटिन डायग्नोसिस मैंडेटरी नहीं है। तो लैटिन डायग्नोसिस मैंडेटरी कब हुआ? ये 1 जनवरी 1935 है। अब ये लैटिन भाषा क्यों डायग्नोसिस क्यों किया जाता है? बिकॉज लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज। लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज, इसका मतलब लैटिन भाषा जो है वो वर्ल्ड की एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर मानी जाती है। एंड सच मीनिंग्स and as such meaning and interpretation are not subject to change like English and other language। जैसा इंग्लिश या दूसरी भाषाओं का अपन इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका लैंग्वेज चेंज करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, मीनिंग अलग निकालते हैं, वैसा लैटिन भाषा के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये प्रीफरेंस की लैंग्वेज है। लैटिन इज स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट इन मीनिंग। लैटिन भाषा स्पेसिफिक है और उसका जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट निकलता है। ग्रामेटिकल सेंस ऑफ द वर्ड इज कॉमनली ऑब्वियस। ग्रामेटिकल सेंस ऑफ द वर्ड, उनके जो भी शब्द है ग्रामेटिकली व्याकरण के रूप में वो काफ़ी एकदम स्पष्ट जो है, साफ उसका जो मतलब जो है वो अवेलेबल है उसका। तो इसलिए ये ग्रामेटिकली ऑब्वियस वर्ड्स के रूप में लैंग्वेज है। और लास्ट है लैटिन लैंग्वेज एम्प्लॉयज द रोमन अल्फाबेट। लैटिन भाषा के अंदर रोमन अल्फाबेट, जैसे मेरे को 1 लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे रोमन अल्फाबेट है, उसका प्रयोग किया जाता है। विच फिट्स वेल इन नेक्स्ट ऑफ मोस्ट लैंग्वेज, टेक्स्ट ऑफ मोस्ट लैंग्वेज, जो कि ज़्यादातर लैंग्वेज का जो टेक्स्ट अपन रिटर्न करते हैं उसके अंतर्गत ये अच्छी तरह से फिट होता है। तो ये आपके फर्स्ट जो अपन ने पादप नामकरण जो है उसमें वर्निकुलर नेम की क्यों जरूरत पड़ी, साइंटिफिक नेम की क्यों जरूरत पड़ी, और सेकंड जो है वो लैटिन डायग्नोसिस है वो क्या होता है लैटिन भाषा में, उसका अनुवाद क्यों किया जाता है, ये अपन ने देखा। अब अपन सेकंड जो पार्ट है जिसके अंतर्गत अपन आईसीबीएम की हिस्ट्री के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण का इतिहास जो है, हिस्ट्री ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण का इतिहास जो है, इसमें जो ए पार्ट में क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें ए पार्ट का क्वेश्चन है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, सबसे पहला जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसे कहते हैं पादप नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो होती है, पादप नामकरण की द्विनाम पद्धति है, ये क्या होती है और उसका शुरुआत किसने की, इसको इंट्रोड्यूस किसने की। ज़्यादातर इसको कैरोलस लिनियस मानते हैं, लेकिन वास्तविक में सबसे पहले कैस्पर्ड बोहिन ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है द्विनाम पद्धति की शुरुआत उसको इंट्रोड्यूस किया था, वो कैस्पर्ड बोहिन 1623 के अंदर। कैस्पर्ड बोहिन 1623 इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति के कॉन्सेप्ट को, संकल्पना को कैस्पर्ड बोहिन द्वारा 1623 में इंट्रोड्यूस किया गया। अंडर विच, जिसके अंतर्गत द नेम ऑफ ए स्पीसीज कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, जिसमें किसी भी पादप जाति का वानस्पतिक जो नाम है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, उसे अपन एपिथेट कहते हैं। फर्स्ट द फर्स्ट नेम ऑफ द जीनस, फर्स्ट जो एपिथेट होता है वो जीनस यानी वंश होता है, टू विच इट बिलोंग्स, एंड सेकंड द स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपके फर्स्ट जो है वो जेनेरिक एपिथेट होता है, जेनेरिक एपिथेट, और सेकंड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट। तो जैसे कि अपन ओनियन की अगर मैं बात करूंगा, एग्जांपल प्याज है, उसको अपन क्या लिखेंगे, एलियम सीपा, एलियम सीपा, ये बॉटनिकल नेम जो है। हालांकि ये अभी भी इतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि अपन आगे रूल्स में देखेंगे इसका ऑथर साइटेशन भी करना पड़ता है। एलियम सीपा जो है ये इतना लिखना ही उचित नहीं है। पहली बात देखिए, जब अपन कोई भी बॉटनिकल नेम को कंप्यूटर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, टाइप करते हैं,
तो उसको इटैलिक्स किया जाता है। अपन उसको टाइप करने के बाद इटैलिक्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये थोड़ी टेढ़ी लिपि के अंदर लिखे जाते हैं। जो दूसरी टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा तो वो इटैलिक्स में करना नहीं भूलना है। परंतु जब अपन उसको हैंड रिटन हस्तलिपि में लिखते हैं तो उसको अलग अलग अंडरलाइन करना है। ये उसका क्या है, वंश है और ये प्रजाति है, एलियन सिपा। तो उन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। ये चाहे आप प्रैक्टिकल वर्क करो, थ्योरी में जहां भी बॉटनिकल नेम कहीं भी यूज करो, एल्गी, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म वगैरह कहीं भी, तो अलग अलग अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। पर अब इसमें एक जो है ऑथर साइटेशन होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे, यानी कि जैसे कोई भी नाम जो है वो किस ऑथर ने सजेस्ट किया उसका एब्रीविएशन उसके साथ में लगाया जाता है, तब वो परफेक्ट जो है बॉटनिकल नेम है वो माना जाता है। तो ये दिनांक पद्धति के अकॉर्डिंग है। हालांकि कुछ नाम जो होते हैं, अभी जो कल्टिवेटेड प्लांट के नाम होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, उसमें क्रॉस लगता है। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होते हैं, जिसमें द्विनाम की जगह 3 नाम होते हैं। जैसे अपन अकेसिया की बात करते हैं, जो देसी बबूल होता है उसका बॉटनिकल नेम अकेसिया नीलोटिका सब स्पीसीज इंडिका है। अकेसिया नीलोटिका सब स्पीसीज इंडिका। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। लेकिन ये अपन जो बात करेंगे ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की है। तो इस पद्धति की शुरुआत कैस्पर गोइन के द्वारा की गई थी, लेकिन उन्होंने सभी प्रजातियों के नामकरण नहीं किए और इसका कार्य जो है वो कैरोलस लिनियस ने आगे बढ़ाया। Carolus Linnaeus to formally established this system of naming in his species Plantarum. Carolus Linnaeus के द्वारा ये 1753 में उनका जो सबसे फेमस पब्लिकेशन क्या है, स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम जो है इनके अंतर्गत कैरोलस लिनियस ने इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, फॉर्मली एस्टैब्लिश किया। परंतु इससे पहले द अर्ली रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर वर सेट फॉर्थ बाय लिनियस इन हिज क्रिटिका बॉटनिका। सबसे पहले जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को जो कैरोलस लिनियस ने सेट किया था क्रिटिका बॉटनिका के अंतर्गत किया गया था। ये भी पुस्तक कैरोलस लिनियस की है जो 1737 में लिखी गई थी। एंड फर्दर एम्प्लीफाइड इन फिलोसॉफिका बॉटनिका। 1751 में फिलोसॉफिका बॉटनिका के अंदर उसको एम्प्लीफाई किया। अब अपन इंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं नोमेनक्लेचर प्रोसीड्यूर में, तो एपीडी कैंडोली जो है, एपीडी कैंडोली जिसने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द का शुरुआत की थी, यूज किया था टैक्सोनॉमी का वर्ड, और उन्होंने 1813 के अंदर उनकी एक पब्लिकेशन था थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटेनिक, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटेनिका 1813 में लिखी गई। गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस ऑन नोमेनक्लेचर प्रोसीड्यूर। उनके अंदर नामकरण प्रोसीड्यूर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है वो 1813 में भी दिए गए, एपीडी कैंडोली। अब अपन बात करते हैं इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की अगर बात करते हैं, इसके अंतर्गत जो देखिए आईसीबीएन के जो रूल्स हैं वो सेट होते हैं, उसमें जो चेंजेस या जो भी है वो आईसीबीएन के रूल्स है वो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस है, विच है या रिवाइज एवरी 6 ईयर। ये आपको याद रखना है, आईसीबीएन के रूल्स का रिवीजन होता है वो 6 ईयर के बाद होता है, और जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होती है वहाँ पे सारा डिस्कशन होता है। तो इस पे अपन थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वाज मेड बाय अल्फोंस डी कैंडोली। एपीडी कैंडोली के सन था अल्फोंस डी कैंडोली। उन्होंने सबसे पहले बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के संबंध में ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट किया। जो कांग्रेस वगैरह गठित करने का सबसे पहला प्रयास अल्फोंस डी कैंडोली के द्वारा किया गया। The first international botanical congress was held at Paris 1867। पहली इंटरनेशनल बॉटनिकल जो कांग्रेस गठित हुई वो पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1867 में हुई, जिसे अपन पेरिस कोड के नाम से जानते हैं। और पेरिस कोड को डी कैंडोली रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। वाज एडोप्टेड लिनियस, जिसके अंतर्गत कैरोलस लिनियस के 1753 के अंतर्गत जो स्पीसीज प्लांटेरम थी उसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लांट नोमेनक्लेचर है वो माना। एंड रूल्स ऑफ प्रायोरिटी वाज मेड फंडामेंटल। प्राथमिकता का जो नियम है, यानी कि जो भी
न्यू स्पीसीज का जो पब्लिकेशन जिसका सबसे पहले होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी अपन नेक्स्ट देखेंगे उसको प्रायोरिटी दी गई फंडामेंटल के रूप में। सेकंड जो है रॉचेस्टर कोड 1892 के अंतर्गत रॉचेस्टर कोड आया विच इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स। रॉचेस्टर कोड के अंदर टाइप्स यानी टाइप्स या टाइपिफिकेशन का कॉन्सेप्ट को लागू किया गया। टाइप या टाइपिफिकेशन जब कोई भी न्यू टेक्सॉन का पब्लिकेशन होता है तो उसके अंतर्गत एक उसकी ओरिजिनल प्लांट की जो हर्बेरियम की जो कॉपी होती है उसको अपन टाइप कहते हैं। जो अलग अलग प्रकार के होते हैं जो प्लांट का ओरिजिनल मटेरियल वो उसको टाइप कहते हैं। तो वो टाइपिफिकेशन है वो कंपलसरी किया, उसको इंट्रोड्यूस किया रॉचेस्टर कोड में। स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रायोरिटी और रूल्स ऑफ प्रायोरिटी को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया इवन इफ द नेम वाइज टोटोनिम। अब ये नाम आता है टोटोनिम क्या होगा, अगर वो टोटोनिम है तो भी टोटोनिम का मतलब होता है स्पेसिफिक एपिथेट रिपीटिंग द जेनेरिक नेम। अगर मान लो किसी पादप का वानस्पतिक नाम जो है जिसमें वंश नाम और जाति का नाम जो है दोनों एपिथेट क्या है सेम है। जैसे कि मेलस मेलस एप्पल जो होता है इसका एक नाम और क्या है, पहले एक नाम था, एक नाम इसका मेलस मेलस है। तो ये जो नाम मेलस मेलस है ये कहलाएगा टोटोनिम क्योंकि इसमें दोनों एपिथेट है वो सेम रिपीट हो रहे हैं। तो ये रॉचेस्टर कोड में उसको एक्सेप्ट किया गया टोटोनिम को। फिर आता है वियना कोड 1905 विच एस्टेब्लिश्ड स्पीसीज प्लांटेरम 1753 ऑफ कैरोलस लिनियस एज स्टार्टिंग पॉइंट। वियना कोड के अंदर कैरोलस लिनियस की स्पीसीज प्लांटेरम को स्टार्टिंग पॉइंट माना। टोटोनिम वाज नॉट एक्सेप्टेड। वियना के कोड के अंतर्गत टोटोनिम को वापस रिजेक्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और लैटिन डायग्नोसिस वाज मेड एसेंशियल फॉर न्यू स्पीसीज पब्लिश्ड आफ्टर जनवरी 1 1935। यानी कि जो लैटिन डायग्नोसिस जो होता है, लैटिन डायग्नोसिस क्या होता है ये अपन ने डिस्कस कर दिया है। तो लैटिन डायग्नोसिस है वो कहां से, वियना कोड से ये लागू हुआ। अ लिस्ट ऑफ कंजर्व्ड जेनेरिक नेम, इसके साथ एक प्लांट की कुछ कंजर्व जेनेरिक नेम थी जिसका नाम जिसे कहते हैं नॉमिना जेनेरिक कंजरवेंडा। ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए नॉमिना, फिर आता है नॉमिना जेनेरिक कंजरवेंडा। नॉमिना जेनेरिक कंजरवेंडा यानी नॉमिना यानी नेम्स, जेनेरिक नेम, कंजरवेंडा यानी कंजर्व। कुछ पादप ऐसे थे जिनके जेनेरिक जो वंश नाम थे उनको कंजर्व किया गया यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये डिसीजन लिया गया। तो लिस्ट ऑफ कंजर्व जेनेरिक नेम यानी नॉमिना जेनेरिक कंजरवेंडा है उसको अप्रूव किया गया वियना कोड में। इसके बाद में फिर 1907 आफ्टर 6 ईयर जो कोड आया वो अमेरिकन कोड था। 1960 में कौन सा था, अमेरिकन कोड था। अमेरिकन कोड विच डिड नॉट एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ कंजर्व नेम, उन्होंने कंजर्व नेम की लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। द रिक्वायरमेंट फॉर लैटिन डायग्नोसिस एंड द रिक्वायरमेंट फॉर लैटिन डायग्नोसिस, और ये वापस अमेरिकन कोड के अंदर एक्सेप्ट है वो नहीं किया गया। द 5th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हेल्ड एट कैम्ब्रिज 1930 दैट द डिफरेंसेस वर फाइनली रिजॉल्व। 1930 में कैम्ब्रिज के अंदर जो बॉटनिकल कांग्रेस गठित हुई उसके अंदर जो भी डिफरेंसेस थे उनको फाइनली सहमति के आधार पर उसको रिजॉल्व किया गया एंड ट्रूली इंटरनेशनल कोड इवॉल्व, और वास्तविक ICBN का गठन हुआ एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप मेथड, जिसके अंतर्गत कैम्ब्रिज कोड के अंतर्गत टाइप मेथड को एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्टिंग द टोटोनिम, और टोटोनिम को रिजेक्ट किया गया, मेकिंग लैटिन डायग्नोसिस मैंडेटरी फॉर न्यू ग्रुप्स, और नए ग्रुप्स के लिए लैटिन डायग्नोसिस मैंडेटरी किया गया, अप्रूविंग कंजर्व्ड जेनेरिक नेम, और अगेन कंजर्व जेनेरिक नेम को अप्रूव किया गया। तो इस प्रकार से ये इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की अलग अलग जो हिस्ट्री है जो इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार से ये कांग्रेस गठित होती गई। और लेटेस्ट जो है 15th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस वाज हेल्ड इन टोक्यो इन 1993 जो है, ये भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी अपन ने डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने प्लांट नोमेनक्लेचर और ICBN के रूल्स का जनरल इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों पड़ी, लैटिन डायग्नोसिस, लैटिन ट्रीटमेंट या लैटिन डायग्नोसिस क्या होता है, और ICBN की जो कांग्रेस का इतिहास है, ICBN रूल्स की शुरुआत कैसे, उससे बारे में चर्चा की। और नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत अपन
प्रिंसिपल ICBN के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, रिकमेंडेशंस है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।